अगले सीन में माकोटो अपने शॉप पर आता है जहाँ पर उसको राइम मिलता है। दरअसल राइम टोमोए का ही स्पाई होता है और उसी ने ही राइम को मार्गोटो की मदद करने के लिए भेजा होता है। अब मार्गोटो राइम से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिटी में जाकर इन्वेस्टिगेट करो क्योंकि कुछ डैमी ह्यूमंस को किडनैप कर लिया गया है और शायद असैसिन गिल्ड भी इसमें शामिल है क्योंकि मुझ पर भी हमला हुआ है। अब राइम भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर शीनी मकोटा से कहता है मास्टर मुझे लगता है कि आपको रोना की सारी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। मकोटा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? शिगी कहता है दरअसल हम दोनों पहले एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर किया करते थे, लेकिन उसने मेरा काफी फायदा उठाया, साथ ही वो डीमन किंग के लिए काफी ज्यादा लॉयल है। ये सब सुनकर मकोटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और शिगी से कहता है ठीक है तुम उस पर नजर रखना। अगले सीन में मकोटो जाता है रैम्प्लाट सिस्टर के घर पर। उन दोनों को ठीक देखकर वो कहता है मुझे काफी खुशी हुई कि अब तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। वो दोनों मकोटो को देखकर कहती हैं आप तो क्लास से बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हो। मकोटो कहता है हाँ क्योंकि क्लास में मुझे स्टिक बिहेव करना पड़ता है और कहता है प्लीज बाकी स्टूडेंट्स को मत बताना कि हम लोग इस तरीके से मिले थे। अगले सीन में हम राइम को देखते हैं जो कि सिटी में जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और फिर वो एक जगह पहुंचता है जहाँ पर वो वहाँ की चीजों को देख रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है। राइम जल्दी से अपने स्वॉर्ड उसके गर्दन पर रखता है, लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी नहीं घबराता और बस स्माइल करने लगता है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों मकोटो से कहती हैं हम राइम से मिलना चाहते थे लेकिन वो हमें मिला ही नहीं और साथ ही हमने उसे टेलीपैथी से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी बट वो भी इम्पॉसिबल रहा। वो कहती हैं जब लास्ट टाइम हमारा उससे कांटेक्ट हुआ था तो वो एकेडमी के पास था, लेकिन शायद अब वो भाग चुका है। मकोटो कहता है अभी हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें पहले वहाँ जाना चाहिए जहाँ से वो गायब हुआ है। अगले सीन में हम राइम को देखते हैं जो कि एक जेल में बंद होता है और उसी जेल में आवा भी होती है। इसके बाद हम वही पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर राइम ने उसी आदमी के ऊपर अपने स्वॉर्ड रखी होती है, लेकिन उस आदमी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अब उसका ऑरा देखकर राइम थोड़ा सा घबरा जाता है और मकोटो को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यह आदमी उसके टेलीपैथी को ब्लॉक कर देता है। अब राइम जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने जाता है उस आदमी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो आदमी अपना बस एक ही हाथ मारता है, राइम जाकर दूर गिरता है। तभी वहाँ पर एवा भी आ जाती है, तो इसी तरीके से अब एवा भी राइम के साथ जेल में बंद हो जाती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर राइम एवा से कहता है तुम लाइब्रेरियन हो ना और तुम्हारा नाम एवा है? एवा कहती है हाँ। अब राइम उससे कहता है क्या तुम भी यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो? एवा कहती है हाँ, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत खतरनाक है तो ये पॉसिबल नहीं है और मैं तो बस एक लाइब्रेरियन हूँ और तुम इनसे पहले ही हार चुके हो तो तुम मुझे यहाँ से कैसे निकालोगे? राइम कहता है ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैंने फाइट के दौरान कुछ भी नहीं किया था। जब मैंने उससे फाइट की थी तो उसके ऊपर एक मार्क लगा दिया था जिससे कि मुझे पता चल सके कि वो अभी कहाँ पर है। एवा कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो तुम उन लोगों की भी मदद करो जो कि एकेडमी के अंडरग्राउंड में फंसे हुए हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे मास्टर मकोटो को काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी और अगर तुमने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही खत्म कर दिया तो मैं तुमको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगी। अब ये सुनते ही राइम एक मैजिकल आइटम निकालता है जो कि एक स्वॉर्ड में चेंज हो जाती है, जिसकी मदद से वो उस जेल के दरवाजों को तोड़ देता है। अब ये लोग जैसे ही वहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन लोगों को दिखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे डैमी ह्यूमंस को कैद कर रखा गया है और उनके ऊपर काफी बुरे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। इसके बाद वहाँ पर राइम को उसकी तलवार भी मिल जाती है। अब राइम कहता है मुझे जल्दी ही अपने मास्टर को इन सारी बातों के बारे में बताना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर टेलीपैथी का यूज ही नहीं कर पा रहा। और फिर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुए लोगों की हालत देखकर वो कहता है लगता है मुझे इन सभी को यहाँ पर अभी खत्म कर देना चाहिए ताकि इनको और भी ज्यादा टॉर्चर न किया जा सके। अब दूसरी तरफ हम शिकी और माकोटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। तभी वहाँ पर शिकी को एक ड्रैगन के होने का सेंस होता है। ये सुनकर माकोटो कहता है कि ये ड्रैगन जरूर मित्सुया या वो आदमी हो सकता है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था और उन लोगों ने बोला था कि वो लोग डीमंस के साथ मिले हुए हैं। ये सुनकर शिकी कहता है उन लोगों ने आपके ऊपर अटैक किया था तो अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, ये काफी अच्छी मौका है। तभी वहाँ पर राइम आ जाता है जिसको देखकर शिकी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब माकोटो राइम से कहता है क्या तुमको यहाँ पर कोई ड्रैगन मिला था? राइम कहता है नहीं मुझे कोई ड्रैगन तो नहीं मिला बट मुझे एवा मिली और हम दोनों अभी बिल्कुल
ठीक है। खैर अगले सीन में हम मार्गोटो को देखते हैं जो कि राइम की लाई हुई रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है और सोचने लगता है कि आखिर वो कौन सा इंसान हो सकता है जिसने राइम के ऊपर अटैक किया। तभी वहाँ पर शिकी आ जाता है और मार्गोटो को बताता है कि आपसे एवा बात करना चाहती है। मार्गोटो कहता है ठीक है, जब तक के लिए तुम जाकर पता करो कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग शामिल है। फिर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर मार्गोटो एवा से बात करने आया होता है। एवा कहती है मैंने राइम से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको एक रिवॉर्ड और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। तो मैं रिवॉर्ड तो उसको जब दूंगी जब मेरे ऊपर से सारे खतरे हट जाएंगे, लेकिन हाँ मैं तुमको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता सकती हूँ। अब एवा कहती है दरअसल जिन लोगों की फोटो तुम देख रहे थे उनको मैं जानती हूँ और मुझे लगता है कि तुम उनके बारे में पता लगाना चाहते हो। मार्गोटो कहता है हाँ दरअसल मैं उन लोगों के बारे में ये पता करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कौन सा पार्क चुना था। अब एवा बताती है दरअसल उस फोटो के अंदर जो आदमी था वो एक नोबल था और उस फोटो के अंदर जो एक वुमेन थी वो हाई रैंकिंग एक प्रिस्टियस थी। ये सुनते ही मार्गोटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको लगने लगता है कि उसके पेरेंट्स एक नोबल और एक प्रिस्टियस थे। अब एवा बताती है दरअसल उन लोगों की शादी कैलिनियन में होने वाली थी। कैलिनियन रियोन किंगडम का एक छोटा सा शहर है, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर जबरदस्ती उन लोगों को उस सिटी से निकाल दिया, जिस वजह से उन लोगों को बिना शादी किए ही वहाँ से जाना पड़ गया। अब मार्गोटो उनसे पूछता है कि आखिर उन लोगों को वहाँ से निकाला क्यों गया। एवा बताती है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि किसी इन्वेजन की वजह से कैलिविनिया के कुछ रिकॉर्ड्स गायब हो गए थे। ये सुनते ही मार्गोटो सोचने लगता है कि एवा कहीं उन्हीं इन्वेजन्स के बारे में बात तो नहीं कर रही जो 10 साल पहले डीमन इन्वेजन हुआ था और उसमें डीमन काफी अच्छे तरीके से जीते थे। अब मार्गोटो उससे पूछता है कि वैसे तुमको उन दोनों के बारे में इतना कुछ कैसे पता। एवा बताती है दरअसल मैं भी कैलिविनिया से ही हूँ और उस समय मैं वहीं पर थी। अब मार्गोटो उससे पूछता है तो क्या जब डीमंस की फाइट हुई थी तब भी तुम वहीं पर थी। एवा बताती है हाँ, लेकिन मैं और लुइया वहाँ से भाग गए थे। इसके बाद से सभी लोग हमें कायर बोलने लगे और फिर हम लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। हम तो इस वजह से अपनी फैमिली का नाम भी नहीं ले सकते थे, हमें सभी लोग परेशान क्या करते थे। इसीलिए मैंने और लुइया ने अपने आप की जान लेने की सोची, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम कैलोनियंस को वापस से हासिल करेंगे। इसीलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट किया क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी और वो काफी पावरफुल है। मैंने सोचा कि मैं उनकी मदद से कैलोनियन को वापस हासिल कर लूंगी। मार्गोटो कहता है लेकिन तुम लोग ऐसा कर नहीं पाए और तुम लोग फंस गए और कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुमको सेफ रखूंगा। अब एवा उसका शुक्रिया अदा करती है। खैर अगले सीन में हम मार्गोटो को देखते हैं जो कि अकेले खड़े होकर उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर राइम आता है और कहता है जिस लड़के ने मेरे ऊपर अटैक किया था वो यही आ रहा है। मार्गोटो कहता है ठीक है, जल्दी से जाकर शिगी को बुला लाओ। राइम कहता है नहीं, मैं तो उससे अकेले ही लेना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर टोमो और मियो भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि शायद हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग आदमी से लड़ने वाले हैं। अब मार्गोटो राइम से कहता है कि यहाँ पर टोमो और मियो आ चुके हैं तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब राइम भी उसकी बात सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि मार्गोटो के पास आकर कहता है कि तुम मार्गोटो हो ना, मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई और मैं एडवेंचर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। अब मार्गोटो से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो लड़का कहता है ये सुनने की इतनी भी क्या चलती है और तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ह्यूमन नहीं हूँ। ये सुनते ही मार्गोटो कहता है आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है कि गॉडेस को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा, तो तुम टेंशन मत लो, गॉडेस को अभी तुम्हारी करंट सिचुएशंस के बारे में नहीं पता है। मार्गोटो कहता है लेकिन तुम ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन। तभी वो लड़का कहता है अरे मुझे माफ करना, शायद मैंने अभी तक तुमको अपना नाम नहीं बताया। अब जैसे ही वो अपना नाम बताने जाता है तभी टोमो से कहती है अपनी बकवास बंद करो लूटो। अब टोमो मार्गोटो को बताती है दरअसल ये एक ग्रेट ड्रैगन है और इसे अभी तक किसी ने नहीं हराया है। ये सुनकर मार्गोटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब लूटो मार्गोटो से कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरी इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, मैं तुमको कुछ भी नहीं करूँगा। ये सुनते ही टोमो लूटो के सामने अपनी तलवार रख देती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम लड़की से लड़का कब बने। लूटो बताता है दरअसल मैं तो 300 साल पहले ही लड़का बन चुका था क्योंकि मुझे लड़की बने रहना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। अब लूटो बताता है दरअसल मैं यहाँ पर एडवेंचर गिल्ड के बारे में बात करने आया था। ये सुनते ही मार्गोटो काफी ज्यादा
शॉक्ड हो जाता है। फिर इसके बाद हम रोना और शिकी को देखते हैं, जहाँ पर रोना शिकी से कहती है ठीक है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने तुम मुझे देना और जो भी मैं काम करूंगी इसके बीच में तुम कुछ भी मत बोलना। शिकी कहता है तुम हमेशा अपना मतलब देखती हो और तुम हमेशा की तरह बहुत चालाकी कर रही हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रोज शिकी के मन में कहती है मुझे ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा और वैसे भी मैंने अपना रियल गोल हासिल कर ही लिया है। इसके बाद हम वापस से इन्हीं लोग को देखते हैं, जहाँ पर लूटो मार्गोटो को बताता है कि सच में मैं एडवेंचर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ, लेकिन मार्गोटो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लूटो बताता है दरअसल मैंने इस गिल्ड को हजारों साल पहले बताया था और मेरा मास्टर भी तुम्हारी तरह दूसरे वर्ल्ड से आया था। उसी ने ही मुझको कॉन्टिनेंट्स बताया था और उसी आइडिया को मैंने गॉडेस को बताया, जिसके बाद मैं गिल्ड मास्टर बन गया और फिर धीरे धीरे कर ये गिल्ड पूरे वर्ल्ड में फैल गया और फिर गिल्ड मेंबर को उनके लाइसेंस दिए गए, जिससे पता चलता है कि उनका लेवल कितना है। और फिर वो मकोटो से कहता है कि ये लेवल वर्ड सुन के क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे वर्ल्ड से लिया गया है। ये सुनकर मकोटो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। अब तोमोई उससे पूछती है लेकिन तुमने ऐसा रोल क्यों बनाया। लूटो बताता है इस वर्ल्ड में बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि गॉड के ब्लेसिंग्स के साथ लोग यहाँ पर एरोगेंट होते गए और गिल्ड के बाद सभी लोग बैलेंस हो गए, क्योंकि गिल्ड में लेवल होते हैं और सभी लोग गिल्ड के नंबर 1 लेवल पर जाना चाहते हैं और इसी रेस में वो खुद के डिजायर्स को पूरा नहीं कर पाते और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दरअसल गिल्ड इस वर्ल्ड के पॉपुलेशन को कम करता है। तो मोई कहती है तो ये तरीका है तुम्हारा वर्ल्ड को बैलेंस करना। अब लूटो कुछ बोलने वाला ही होता है, तभी मार्कोटो उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा मास्टर तो 1000 साल पहले था, तो उसको वीडियो गेम्स के बारे में कैसे पता। अब लूटो बताता है दरअसल ये सब कुछ टाइम ट्रेवल की वजह से है। टाइम पैराडॉक्स में से निकलने वाली ड्रामेटिस एनर्जी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसीलिए तुम्हारे वर्ल्ड का और इस वर्ल्ड का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन मार्कोटो को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है तो मुझे ये बताओ कि कितने चांस है कि मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ। लूटो कहता है मैं इतनी देर से बोला जा रहा हूँ, क्या तुमको कुछ समझ नहीं आया। तोमोई कहती है सच बताऊँ तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। लूटो कहता है अच्छा तुमने मुझसे ये पूछा ना कि तुम अपने वर्ल्ड में वापस कितने % चांस है कि जा सकते हो, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे माना के ऊपर और तुमको देखकर लगता है कि 10 मिलियन में से सिर्फ एक ही चांस होगा कि तुम वापस जा सकते हो। अब लूटो मार्गोटो से कहता है वैसे तुम्हें अभी के लिए इस वर्ल्ड को अच्छे से घूमना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी तोमोई उससे कहती है मैं तुमको बाहर तक छोड़ने चलती हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। खैर इसके बाद तोमोई और लूटो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूटो तोमोई से कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो और तुमने अंदर ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, जबकि तुम्हें तो सब कुछ समझ में आ चुका है। तोमोई कहती है दरअसल मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि मार्कोटो के वर्ल्ड में क्या सच में लोग 100 साल तक ही जीते हैं। लूटो बताता है हाँ, और वैसे भी 100 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, इससे भी कम में ही लोग मर जाते हैं। ये सुनकर तोमोई थोड़ा सा उदास हो जाती है और कहती है ये तो काफी शॉर्ट टाइम है और यंग लॉर्ड मेरे लिए सब कुछ है, अगर वो मर जाएंगे तो इस वर्ल्ड में मेरे लिए तो कोई बचेगा ही नहीं। और उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर अपने वर्ल्ड में वापस जाने का ट्राई करेंगे। लूटो कहता है इस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मार्गोटो किसी को भी मारने से हिचकिचाता नहीं है, लेकिन अगर बात दोस्तों पे आ जाती है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है और वो उनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है और वो काफी नरम दिल का है, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुमको इस तरीके से यहाँ पर छोड़कर जाएगा। तोमोई कहती है लेकिन अगर वो चले गए तो फिर और क्या रास्ता रह जाएगा। लूटो कहता है वैसे भी यहाँ पर सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, एक कि वो चला जाएगा और दूसरा कि वो यही रह जाएगा। तोमोई कहती है और तीसरा क्या है। लूटो कहता है कोई भी इंसान एक चीज के लिए हमेशा अपने आप को चेंज कर सकता है, तो वो किसी एक चीज को अगर अपना बना ले तो वो इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड बार बार आ जा सकता है। ये है तीसरा ऑप्शन। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन से ऑप्शन को चुनता है। तोमोई कहती है तो ठीक है मास्टर, अगर किसी रीजन की वजह से फ्यूचर में वापस अपने वर्ल्ड में नहीं जाएंगे तो मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं और राइम मोकाटो से कहता है हम जिस बारे में इन्वेस्टिगेट करने वाले थे उसको इस डीमन ने पूरी तरीके से खराब कर दिया। तभी शिकी कहता है उसने वो सब कुछ किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, शायद उसको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि ये इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट थी। दरअसल ये लोग यहाँ पर रोना की बात कर रहे होते हैं। अब मागोटो से कहता है आखिर तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त क्यों नहीं बन जाते। शिकी कहता है नहीं, मैं उससे दोस्ती कभी नहीं
करना चाहता, वो भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर माकोटो जाकर रोना से मिलता है। रोना बताती है दरअसल मैं अभी ये सिटी छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपना गोल पूरा कर लिया है। तो क्या तुम अब खुद ही ऑर्गेनाइजेशन से लिपट लोगे? माकोटो कहता है तो क्या तुम्हारे साथ कारण फोर्स भी जा रही है? रोना कहती है हाँ, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने पहले ही सोच लिया है क्लास में ये बोलने का कि वो अब मर चुकी है। माकोटो कहता है तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वो मर चुकी है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट शॉक में आ जाएंगे। क्या तुम ये बोल सकती हो कि उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है? रोना कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। और कहती है वैसे जो तुम्हारे एजेंट्स है तुम्हें उनको और बढ़ावा देना चाहिए कि और थोड़े वो बुरे बन जाए, क्योंकि इस तरीके से तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। माकोटो कहता है ठीक है, मैं समझ गया। अब रोना कहती है वैसे तुम डेमी ह्यूमंस और डीमंस में भेदभाव नहीं करते, क्योंकि इससे पहले मैं जितने भी ह्यूमंस से मिली तुम उनमें से सबसे अलग हो। और कहती है वैसे तुम्हारे साथ जो वो दोनों डेमी ह्यूमंस है, क्या तुम उन दोनों को छोड़ सकते हो? मार्गोटो पूछता है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? रोना बताती है दरअसल उन दोनों डेमी ह्यूमंस को उन्हें फॉरेस्ट रोवर्स कहा जाता है। अब मार्गोटो मन में सोचने लगता है हाँ, ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ। रोने कहती है दरअसल उनकी स्पीसीज ही ऐसी है, वो तुमको एक दिन धोखा जरूर देगी। माकोटो मन में कहता है हाँ, ऐसा हो सकता है अगर मैं उन दोनों को बनाना ना दूं तो। और अब रोने कहती है तुमको ये भी नहीं पता होगा कि शिकी को एक लीच ने पोजेस्ट किया है। अब माकोटो मन में सोचता है उसको किसी लीच ने पोजेस्ट नहीं किया, वो तो बल्कि उसकी रियल बॉडी है। अब रोने उसको बताती है कि डीमंस अपने आप को लार्वास कहते हैं और एक समय पर वो लोग हमारे साथ मिलकर काम करते थे और कभी कभी हमारे अगेंस्ट भी काम करते थे, इसीलिए उनके ऊपर भरोसा करना बेवकूफी है। और अब वो माकोटो को कुछ देती हुई बोलती है कि ठीक है, अभी के लिए मैं चलती हूँ, तुम्हें जब भी हमारी जरूरत हो तुम हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मैं टेलीपैथी के द्वारा तुमसे कांटेक्ट करूंगी। इसके बाद रोने वहाँ से गायब हो जाती है। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर माकोटो रोने की दी हुई उस चीज को टोमोई को दिखाता है। टोमोई कहती है शायद इससे हमें मदद मिल सकती है उस कर्स्ड आइटम को समझने में जिससे गॉड की ब्लेसिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है। और अब टोमोई माकोटो से कहती है वैसे मेरे को लग रहा है कि रोने आपका ट्रस्ट जीतना चाहती है। माकोटो कहता है हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। और अब माकोटो कहता है वैसे मैं जल्द से जल्द इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि एवा और लुया की सेफ्टी इसके ऊपर डिपेंड करती है। टोमोई कहती है ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को हम ही हैंडल कर लेते हैं। माकोटो कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं खुद ही हैंडल करूंगा। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर माकोटो ब्राइड के पास होता है। अब ब्राइड माकोटो से कहता है तो तुमको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सब कुछ पता है? माकोटो कहता है हाँ। ब्राइड कहता है मेरे साथ बहुत सारे लोग मिले हैं, अगर तुमने गलती से भी मुझे कुछ किया तो वो लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। माकोटो कहता है तो फिर शायद उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है क्योंकि अब तक तो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आया और गिल्ड से भी अभी तक कोई नहीं आया है। अब ब्राइड कहता है तो तुमको ये भी पता है कि मेरा कनेक्शन गिल्ड के साथ भी है? माकोटो कहता है हाँ, क्योंकि ये सब कुछ तुमने हमें खुद ही बताया, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिक है सच पता करने की। और अब माकोटो उससे कहता है मेरे पास एक सवाल है, तुमने टीचर बनकर ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई रीजन भी नहीं था गॉडेस के विरोध जाने का। ब्राइड कहता है क्योंकि गॉडेस सब कुछ अपनी मर्जी का करते हैं, जो उनको अच्छा करना हो तो अच्छा करते हैं, बुरा करना हो तो बुरा करते हैं। हजारों लड़ाइयाँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हुई हैं, इसीलिए हमारी तरह ऑर्गेनाइजेशन बनना तो कंपलसरी था। और अब हमें गॉडेस की कोई जरूरत नहीं है, हम उनके बिना भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं। अब माकोटो से पूछता है ये सब ठीक है, लेकिन तुमने ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट्स क्यों करे? तुम लोगों ने उसमें टैमी ह्यूमंस को क्यों लेके आए? ब्राइड कहता है हम ह्यूमंस इसमें अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो हम टैमी ह्यूमंस को क्यों नहीं ले सकते? माकोटो कहता है मैं तुम्हारी बकवास बहुत देर से सुन रहा हूँ, अब बहुत हो गया, गुड बाय। खैर इसके बाद हम अगले सीन में एकेडमी को देखते हैं जहाँ पर और वहाँ पर शिफू और यूनू होती है और सभी बच्चे उनको देखकर काफी डर रहे होते हैं और कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि ये जब से वापस आई हैं ये काफी अच्छा बर्ताव कर रही हैं। खैर अगले सीन में इन सभी को पता चलता है कि अब कारेंगो ने एकेडमी छोड़ दिया अपने किसी फैमिली इशू की वजह से और अब शिफू और इग्नू को साथ में लेसन अटेंड करना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग बातें करने लगते हैं कि ब्लू लिजर्ड कितना ज्यादा ताकतवर है, तो हम सभी को मिलकर उसको हराना चाहिए। इसके बाद ये सभी लोग अपने क्लास में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये क्लास इनकी आखिरी क्लास होने वाली है, इसके बाद इनके समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे। अब माकोटो सभी से ब्लू लिजर्ड को मिलवाता है, साथ ही वो एक और ब्लू लिजर्ड लेकर आया होता है
जिसको देखकर वो बच्चे काफी शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या एक और ब्लू लिजर्ड। माकोटो कहता है हाँ, क्योंकि तुम सब कुल मिलाकर 7 हो तो एक ही ब्लू लिजर्ड बहुत नाइंसाफी है। ये सुनकर एविलिया माकोटो से कहती है तो क्या ये दोनों ब्लू लिजर्ड की स्ट्रेंथ एक ही है। अब माकोटो इनको बताता है वैसे तो ब्लू लिजर्ड टेक्निक में ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरा ब्लू लिजर्ड पावर अटैक में स्पेशलिस्ट है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि इन स्टूडेंट्स ने मिलकर जो भी प्लान बनाया था इन ब्लू लिजर्ड से लड़ने के लिए वो सब कुछ फेल हो जाता है, क्योंकि ये ब्लू लिजर्ड इन बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देते हैं। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि समर वेकेशन शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपने समर वेकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं और यहीं पर रुक कर वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और माकोटो बताता है कि रैम्पर सिस्टर्स भी अपने घर नहीं जा रही हैं, जिस वजह से मुझे रैम्पर्स को एक लेटर लिखना पड़ा कि जल्द से जल्द मैं उनको घर भेज दूं। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स माकोटो के पास आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हम चाहते हैं हम इस समर वेकेशंस में यहीं रुककर अपनी ट्रेनिंग्स कंटिन्यू करें, इसके बदले में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पे भी कर देंगे। अब माकोटो रैम्पर सिस्टर से कहता है कि तुम लोग भी इनके साथ हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली चाहती है कि तुम लोग घर चले जाओ, लेकिन वो लोग कहती हैं नहीं, हम अभी घर नहीं जाना चाहते, हम यहीं पर रुककर अपनी ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि हम घर तो बाद में भी जा सकते हैं। अब माकोटो सोचने लगता है कि ये बात अगर रेमिया को पता चलेगी तो उसको काफी बुरा लगेगा, इसीलिए वो शिकी से कहता है कि मैं इस वीक काफी ज्यादा बिजी हूँ है ना। तभी शिकी कह देता है हाँ हम बिजी तो है, लेकिन हम वीक में एक दिन इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये सुनकर माकोटो काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुमको ये बात नहीं बोलनी थी, लेकिन शिकी की बात सुनकर सभी बच्चे काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और माकोटो से कहने लगते हैं प्लीज आप हमें एक ही दिन की ट्रेनिंग दे दो, लेकिन हमें ट्रेन करो। अब माकोटो उन बच्चों की शक्ल देखकर मना नहीं कर पाता और कहता है ठीक है तो मैं हफ्ते में एक दिन तुम लोगों को ट्रेनिंग दे दूंगा। ये सुनकर सभी बच्चे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी माकोटो रामिया सिस्टर से कहता है लेकिन आधे समय ब्रेक में तुम लोगों को वापस अपने घर जाना पड़ेगा। ये सुनकर रामिया सिस्टर कहती हैं नहीं हम अपने घर नहीं जाएंगे, हम भी बाकी सभी के साथ यहीं रुकना चाहते हैं। माकोटो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम कुछ समय पहले ही रिकवर हुई हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी चिंता कर रही है तो तुमको वहाँ जाना ही पड़ेगा। अब वो दोनों भी माकोटो की बातें मान जाती हैं। खैर इसके बाद हम अगले सीन में एवो को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी से एक बुक सेलेक्ट कर रही होती है माकोटो को रिवॉर्ड देने के लिए, क्योंकि अभी वो अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ फील कर रही है और जब वो इन सब चीजों से बिल्कुल आजाद हो जाएगी तो वो कैवेलियन का थोड़ा सा हिस्सा माकोटो को दे देगी। माकोटो कहता है नहीं मुझे इतना कीमती गिफ्ट नहीं चाहिए। एवा कहती है फिर तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। माकोटो कहता है ठीक है अगर ऐसा है तो तुम मुझे क्या थोड़ी सी बुक दे सकती हो। इसके बाद एवा एक बुक डिसाइड कर लेती है माकोटो को देने के लिए और मन में सोचने लग जाती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे माकोटो के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा, इसीलिए मुझे उसको एक ऐसी बुक देनी चाहिए जो उसको पसंद आए और काम भी आए। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर माकोटो के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इन स्टूडेंट्स ने ब्लू लिजर्ड को थोड़ा बहुत थका भी दिया होता है। ये देखकर शिकी उनकी काफी तारीफ करता है और उनको हील भी कर देता है और उनसे कहता है तो अब बारी है तुम्हें ब्लू लिजर्ड के 2.2 वर्जन से लड़ने का। इसके बाद हम उस लिजर्ड को देखते हैं जो कि अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर और रिकवर हो चुका होता है और अब सबसे पहले जीनी उसके ऊपर अटैक करने चाहता है, लेकिन ब्लू लिजर्ड उसको बड़ी आसानी से मारकर गिरा देता है। अब बाकी स्टूडेंट्स भी ब्लू लिजर्ड के ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन इससे ही पहले ब्लू लिजर्ड सभी बच्चों को अपने आइस अटैक का यूज कर वहीं पर जमा देता है। और दूसरी तरफ हम मित्रा को देखते हैं जो कि दूसरे वाले ब्लू लिजर्ड से लड़ रहा होता है और कहने लगता है कि जल्दी से हमें इस बेवकूफ लिजर्ड को हराना पड़ेगा। ये सुनकर उस लिजर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी पावर्स भी बढ़ जाती हैं, जिसके बाद वो मित्रा को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, साथ ही वो बाकी के स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही मारने लगता है। ये देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन माकोटो उन सभी से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ करना, मेरी गलती की वजह से ऐसा कुछ हुआ, यहाँ पे बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वो बच्चे कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि आखिर ये ब्लू लिजर्ड इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया और पहले उसकी इतनी कम ताकत क्यों थी। माकोटो कहता है दरअसल वो लिजर्ड पहले सिर्फ अपने ताकत का 10% यूज कर रहा था ताकि वो तुम्हारे बराबर आ सके। ये सुनकर वो बच्चे काफी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या वो बस 10% था, तो फिर वो
अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। माकोटो कहता है मुझे माफ करना, दरअसल ये ब्लू लिजर्ड एक लड़की है और तुमने फाइट के दौरान इसको बेवकूफ बोल दिया था, इस वजह से इसको गुस्सा आ गया, तो तुम लोग अब से इसको मिस्टर लिजर्ड 2.2 बोलना। अब वो स्टूडेंट भी उसके बाद मान जाते हैं और कहते हैं लेकिन प्लीज आप हमें मिस लिजर्ड 2.2 से वापस से लड़ने के लिए दो। माकोटो कहता है ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे लिए लास्ट मौका होगा। खैर इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर माकोटो और उसके स्टूडेंट खाना खाकर बाहर आ रहे होते हैं और अब माकोटो शिगी से कहता है तुम मेरे स्टूडेंट्स को मेरे पीठ पीछे कुछ सिखा रहे हो क्या। शिगी कहता है अच्छा तो तुम्हें पता चल गया। दरअसल मैं इनको ये बता रहा था कि उनको अपना लेवल बढ़ाना है तो उनको मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। माकोटो कहता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि ये सब लोग जरूर एडवेंचर गिल्ड के मेंबर होंगे, तो अगर ये लोग अपना लेवल अप करेंगे तो गिल्ड मास्टर इनको जरूर कुछ न कुछ तो देगा ही। तो दोस्तों इस एनिमे को अभी के लिए यहीं खत्म करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।